class 11 students, welcome back to my YouTube channel. So I know most of you are the new viewers on this channel and you don't know who I am and what's this channel about. Let me introduce you to this channel. Firstly, my name is Sonam Dagar and I used to teach political science and history on this channel for class 11 and for class 12. Okay. So what you need to do is you need to subscribe the channel for upcoming videos ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए एंड ऑल्सो आपको ये सारे नोट्स कहाँ मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे सो यू कैन ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल फॉर नोट्स एंड अदर अपडेट्स सो टेलीग्राम चैनल का नाम है इग्नाइटेड फ्यूचर सो यू कैन गो एंड ज्वाइन दैट एज वेल सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री दैट इज राइटिंग एंड सिटी लाइफ सो राइटिंग एंड सिटी लाइफ ये नाम सुन के आपको क्या समझ में आ रहा है कि हम कुछ राइटिंग के बारे में बात करने वाले हैं कुछ सिटी लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं सो इस चैप्टर के अंदर हमारा फोकस होगा एक एंशिएंट सिविलाइजेशन के ऊपर जिसका नाम है मेसोपोटामिया सो ये एक सिविलाइजेशन थी जो कि दो रिवर्स यूफ्रेट्स और टिग्रिस के बीच में फ्लोरिश हुई थी सो ये हमारी सिविलाइजेशन नहीं थी बल्कि ये किसी और की सिविलाइजेशन थी इट वॉज नॉट आवर नेटिव वन सो आपकी जो नेटिव सिविलाइजेशन है यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन उसके बारे में हम क्लास 12th में पढ़ेंगे सबसे पहले मेसोपोटामिया समझते हैं तो जो लैंड है बिटवीन यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस इन दो रिवर्स के बीच का जो लैंड पार्ट है जो कि आज के टाइम पे रिपब्लिक ऑफ इराक का पार्ट है उसे हम मेसोपोटामिया कहते थे ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी ना ये इसकी प्रॉस्पेरिटी इसकी सिटी लाइफ इसकी वॉलमनियस और रिच लिटरेचर के लिए जानी जाती थी साथ ही साथ इसकी मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी बहुत ज़्यादा बेहतरीन थी सबसे पहले ये जो टर्म है ना मेसोपोटामिया ये दो ग्रीक वर्ड से आई है कौन कौन से ग्रीक वर्ड्स है भाई मेसोस जिसका मतलब होता है मिडिल और पोटामोस जिसका मतलब होता है रिवर यानी कि दो रिवर्स आप ये देख पा रहे होंगे दिस इज द रिवर यूफ्रेट्स एंड ये इधर वाली रिवर है हमारी टिग्रिस ठीक है सो दो इन दोनों रिवर्स के बीच के लैंड एरिया को हम मेसोपोटामिया कहते हैं सो यहाँ पर इस रीजन के अंदर जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुई थी और आज के टाइम पे ये इराक के अंदर सिचुएटेड है सो लेट्स हैव अ मोर क्लोजर लुक ऑफ दिस मैप सो ये हम देख पा रहे हैं दिस इज टिग्रिस एंड यहाँ पर हमारी यूफ्रेट्स नदी है ठीक है तो ये जो हम देख पा रहे हैं ये वाली है हमारी यूफ्रेट्स नदी और ये है टिग्रिस नदी यहाँ पर ये जो रीजन है दिस इज नोन एज मेसोपोटामिया ओके दिस रीजन इज नोन एज मेसोपोटामिया ठीक है सो यहाँ पर हमारी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुई थी तो इसी सिविलाइजेशन के सिटी लाइफ राइटिंग के बारे में एंड थोड़ी बहुत और स्टोरीज टेल्स वगैरह सुनेंगे इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ था ये जो लैंड था ये वाला एरिया सिर्फ सदर्न वाले हिस्से से अर्बनाइज था यानी कि शहरीकरण जो था यानी कि सिटीज डेवलप होनी शुरू हुई सदर्न वाले रीजन में जिसे सुमेर कहा जाता था और फिर बाद में अकड़ देखो 2000 BCE के बाद बेबीलोन बहुत इंपॉर्टेंट सिटी बन गई थी और इस एरिया को सदर्न रीजन को बेबीलोनिया टर्म से जाना जाता था बेबीलोनिया नाम से जाना जाता था 2000 BCE के बाद क्या हुआ बेबीलोन बहुत इंपॉर्टेंट सिटी बन गई ठीक है जैसे कि हमने ऊपर देखा ये जो टर्म है ना बेबीलोनिया ये सदर्न रीजन के लिए यूज की जाती थी ठीक है मान लो दिस वाज द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन द सदर्न पार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन वाज नोन एज बेबीलोनिया during 2000 BCE or we can say after 2000 BCE from about 1000 BCE क्या हुआ जब असीरियंस ने अपना किंगडम नॉर्थ में एस्टेब्लिश करा ऊपर वाले रीजन के अंदर तो ऊपर वाले रीजन को असीरिया नाम से जाना जाने लग गया था अब जो फर्स्ट नोन लैंग्वेज थी इस लैंड की दैट वाज सुमेरियन सबसे पहले बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी यहाँ की दैट वाज सुमेरियन क्योंकि सबसे पहले लोग जहाँ पर रहना शुरू किया जहाँ पर लोगों ने दैट रीजन वाज नोन एज सुमेर सो उसी से आया सुमेरियन अब धीरे धीरे सुमेरियन लैंग्वेज रिप्लेस होने लग गई थी अकेडियन लैंग्वेज से लगभग 24,000 BCE तक अब अकेडियन स्पीकर्स आने लग गए थे अब ये जो लैंग्वेज थी ना ये अलेक्जेंडर के टाइम तक यानी कि इस टाइम तक जो है फ्लोरिश हुई थी एक बात और मैं आपको बता देती हूँ देखो अगर हम हिस्ट्री की टाइमलाइन की बात करते हैं ना तो हिस्ट्री के अंदर टाइमलाइन उल्टी चलती है देखो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज वी कैन से AD इसे हम मान लेते हैं यहाँ पर जीसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ था CE भी हम मान सकते हैं इसे ठीक है सो यहाँ पर जो है इसे हम 0 मान लेते हैं इससे पहले वाली ईयर्स को हम ऐसे बोलते हैं BCE ठीक है बिफोर कॉमन एरा या फिर बिफोर क्रिस्ट भी बोलते हैं कुछ लोग
मान लो अगर हम 200 की बात कर रहे हैं, यानी कि 200 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, ठीक है। सो इसके अंदर ऐसे चलते हैं, जैसे कि अगर हम कहेंगे 300 टू 200, यानी कि हम बोलेंगे 300 BCE टू 200 BCE। जैसे कि हम यहाँ पर अगर यहाँ पर होते तो हम बोलते 200 टू 300, लेकिन BCE में उल्टा होता है, 300 टू 200 ऐसे बोला जाता है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अब ये जो रीजन था ना, यहाँ पर अब धीरे धीरे कुछ कुछ चेंजेस आ रहे थे। 1400 BCE में अरेमिक लैंग्वेज बोली जाने लग गई थी। ये लैंग्वेज आज के टाइम की हेब्रू लैंग्वेज से सिमिलर है, और ये जो हेब्रू लैंग्वेज है ना, ये आज भी बहुत जगहों पर बोली जाती है, और 1000 BC तक इसे बहुत ज़्यादा बोला जाता था, और आज भी ये इराक के कुछ पार्ट्स में बोली जाती है हेब्रू लैंग्वेज। अब एक स्टोरी है, आपकी बुक के अंदर गिवन है साइड में, देखो बाइबल के अंदर एक स्टोरी रिटन है कि बाइबल के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि बहुत सालों पहले एक फ्लड आई थी, बहुत भयानक फ्लड आई थी। उसके अंदर है ना एक पर्सन भगवान ने भेजे जिनका नाम था नोआ, ठीक है। नोआ को भेजा कि धरती पे जाओ, तुम्हें है ना हर एक स्पीशीज को सेव करना पड़ेगा, और ताकि इस फ्लड के बाद भी लाइफ एग्जिस्ट करे। नोआ क्या करते हैं, वो एक आर्क बनाते, बड़ी सी बोट बनाते हैं, और उन्होंने क्या करा, हर एक स्पीशीज का एक एक पेयर रख लिया, एक एक जोड़ा रख लिया। इससे क्या हुआ, फ्लड के बाद भी लाइफ एग्जिस्ट करती रही अर्थ के ऊपर। ये बाइबल के अंदर स्टोरी गिवन है, और ऐसी ही सेम स्टोरी हमारे मेसोपोटामियन ट्रेडिशन में भी जानी जाती है। और उसके अंदर जो प्रिंसिपल कैरेक्टर है, यानी कि मेन हीरो, मेन लीड कौन है, ज्यूसूद्रा या फिर उत्नापिष्टिम, ठीक है। सॉरी फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन अगर है तो। सो इन लोगों को हीरो माना जाता था मेसोपोटामिया की स्टोरी में। जैसे कि बाइबल की स्टोरी में नोआ थे हमारे हीरो, वैसे ही मेसोपोटामियन ट्रेडिशन में ज़्यूसूद्रा या फिर उत्नापिष्टिम जो है वो हमारे मेन लीड थे, मेन हीरो थे। आर्कियोलॉजी शुरू हो गई थी मेसोपोटामिया में लगभग 1840s के दौरान, और एक और दो साइट्स पे, यानी कि कुछ साइट्स पे जैसे कि उरू कुमारी एक्सकवेशन जो है वो बहुत सालों तक चलती रही, दशकों तक, डिकेड्स तक चलती रही। अब मेसोपोटामिया बहुत इंपॉर्टेंट था यूरोपियंस के लिए भी। भाई यूरोपियंस का क्या मतलब है यहाँ पर, अब एक बुक है उनकी ओल्ड टेस्टामेंट, उसके अकॉर्डिंगली, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट होता है बाइबल का उसे बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। तो उसके अंदर क्या बोला गया है कि जो बुक ऑफ जेनेसिस है ना, ओल्ड टेस्टामेंट जो है ना, उसके अंदर एक वर्ड दिया गया है शिमर। और हमने क्या देखा, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के अंदर जो सदर्न वाला रीजन था उसे सुमेर बोला जाता था। तो शिमर और सुमेर ये सिमिलर है ना, तो यूरोपियंस को भी यही लगता था कि भाई ये सच में सिमिलर है, शिमर ही सुमेर है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंगली। यानी कि अ लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ट सिटीज, एक ऐसी जगह जहां पर ईंटों से बनी हुई वी कैन से बिल्डिंग्स है, और वो एक ऐसी सिटी है। अब ट्रेवलर्स और स्कॉलर्स यूरोप वाले अब वो मेसोपोटामिया में आने लग गए, और वो ऐसा मानते थे कि मेसोपोटामिया उनका एंसेस्ट्रल लैंड है। जब आर्कियोलॉजिकल फाइंड शुरू हुए, आर्कियोलॉजिकल वर्क शुरू हुआ इस एरिया के अंदर, सो ये एक अटेम्प्ट करा गया कि क्या है असली सच्चाई इस ओल्ड टेस्टामेंट की, क्या सही में शिमर सुमेर ही है, तो ये जानने की कोशिश करी गई थी। बट बाद में एक्सकवेशंस के बारे में बाद पता चला कि भाई ये सच नहीं है। तो मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी के बारे में समझते हैं। अब आज के टाइम के इराक को पहले मेसोपोटामिया कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग एनवायरनमेंट देखने को मिलती है, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर स्टैपीज है, और कहीं पर भी कैन से माउंटेन्स है। तो बहुत डाइवर्स एनवायरनमेंट वाला इलाका है हमारा मेसोपोटामिया का। नॉर्थ ईस्ट में जो है ग्रीन अंडुलेटिंग प्लेन्स है, यानी कि दूर तक फैले फैले हुए प्लेन्स है जो कि ग्रीन है, बिल्कुल ग्रीनरी से भरे हुए हैं। फिर आगे चल के देखते हैं तो ट्री कवर्ड माउंटेन रेंजेस है, जहाँ पर बहुत साफ सुथरी धाराएं बहती हैं और वाइल्ड फ्लावर्स हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती थी क्रॉप्स उगाने के लिए, यानी कि काफ़ी रेनफॉल हो जाती थी जिससे क्रॉप्स आराम से उग जाते थे। अब इस रीजन में एग्रीकल्चर जो है 7000 BC से 6000 BC के राउंड शुरू हो गया था। कब से कब तक, 7000 BC टू 6000 BC। तो ये हमने बात करी थी नॉर्थ ईस्ट रीजन की, इस वाले रीजन की। यहाँ पर प्लेन्स है, फिर प्लेन्स के बाद माउंटेन्स है, ट्री कवर्ड रेंजेस है। तो ये हमने देखा नॉर्थ के अंदर। इस वाले हिस्से में क्या था, यहाँ पर स्टेपीज थे। स्टेपी क्या होता है भाई, दूर दूर तक घास के मैदान जो होते हैं ना, फैले हुए बिल्कुल, सो दोज आर नोन एज स्टेपीज। तो वहाँ पर एनिमल हर्डिंग को ज्यादा प्रेफर करा जाता है बजाय कि एग्रीकल्चर को, ठीक है। यहाँ पे एनिमल हर्डिंग बहुत अच्छे से हो जाती है क्योंकि यहाँ पर स्टेपीज है।
स्टेपीज हैं तो इससे जो है एनिमल्स आराम से ग्रेजिंग कर लेते हैं। ईस्ट रीजन में, इस वाले रीजन के अंदर ट्रिब्यूटरीज हैं टिग्रिस नदी की, सो वहां से आराम से कम्युनिकेशन हो पाता है ईरान के माउंटेन्स के अंदर। अब साउथ वाले रीजन के अंदर क्या था, साउथ वाले रीजन के अंदर था डेजर्ट, और ऐसा माना जाता है कि यहीं पर सबसे पहले सिटीज डेवलप हुई थी और सबसे पहले राइटिंग भी यहीं पर शुरू हुआ था। अब जो डेजर्ट है ना, डेजर्ट के अंदर सिटीज क्यों थी, क्योंकि वहां पर यूफ्रेट्स और टिग्रिस जैसी नदियां का पानी फ्लो होता था, विच राइज इन नॉर्दर्न माउंटेन्स, यानी कि नॉर्दर्न माउंटेन्स, ऊपर की तरफ जो माउंटेन्स थी वहां से वो स्ट्रीम्स बहती हुई नीचे जाती थी और वो सिल्ट अपने साथ लेके जाती थी, यानी कि फाइन मड जो होती है, और वो वहां पर जाके थ्रो अवे कर देती थी, डिपॉजिट कर देती थी। जब उन रिवर्स के अंदर फ्लडिंग हो जाती थी, बहुत ज्यादा पानी बह जाता था, तो क्या होता था, वो जो फर्टाइल सिल्ट था ना वो डिपॉजिट हो जाता था बैंक्स पे। आफ्टर द यूफ्रेट्स हैज एंटर द डेजर्ट, तो वो जो है पानी जो है वो बहुत छोटे छोटे चैनल्स में बढ़ जाता था, अलग अलग स्ट्रीम्स में बढ़ जाता था। ये जो चैनल्स थे ना, ये बैंक्स पे फ्लडिंग कर देते, तो इससे बाद में क्या होता था, इरिगेशन चैनल्स के रूप में यूज किया जाता था, यानी कि वो जो पानी होता था उन स्ट्रीम्स का, वो अपनी फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए फार्मर्स वगैरह यूज किया करते थे, जैसे कि वीट, बार्ले, पीस, लेंटिल्स वगैरह वगैरह को इरिगेट करने के लिए जब भी जरूरी होता था। जो सदर्न मेसोपोटामिया का एग्रीकल्चर था वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव था। बेशक इस रीजन के अंदर इतने ज्यादा रेनफॉल नहीं होती थी क्रॉप्स उगाने के लिए भी। अब ना सिर्फ एग्रीकल्चर, मेसोपोटामिया की जो शीप्स थी, गोट्स वगैरह थी, वो स्टेपी रीजन के अंदर ग्रेज करती थी और उससे भी बहुत ज्यादा एनिमल प्रोडक्ट जो है वो मिल जाता था। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स और माउंटेन स्लोप्स जो थे, वहां से भी मीट, मिल्क, वूल, ये सारी चीज एबेंडेंस में मिल जाती थी। साथ ही साथ फिश जो रिवर्स में मिलती थी वो भी बहुत ज्यादा अच्छे से अवेलेबल हो जाती थी। डेट पाम्स वहाँ पे फ्रूट होता था समर के दौरान। सो ये अभी हम क्या देख रहे हैं, ये डाइटरी प्रैक्टिसेस है मेसोपोटामिया की। तो आ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डाइटरी प्रैक्टिसेस ऑफ मेसोपोटामियंस, सो यू शुड नो ऑल दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड आई होप आप अपने साथ बुक लेके जरूर बैठे होंगे, तो सारी इंपॉर्टेंट चीज अंडरलाइन या फिर हाईलाइट आप कर सकते हैं, या फिर कोई नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो उसके अंदर लिख लेना। अब अर्बनिज्म का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस होती है अर्बनाइज करने की, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस होती है सिटीज की, तो वो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखेंगे। अब सिटीज और टाउन्स ना सिर्फ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है, बल्कि जब इकोनॉमी हर तरीके से डेवलप होती है ना, यानी कि फूड प्रोडक्शन अच्छा होता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जब जाके कोई सिटी डेवलप होती है, तो लोगों के लिए बहुत ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं। जब वो टाउन्स के अंदर रहने लग जाते हैं, सिटीज में रहते हैं ना, तो बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। अगर हम आज की बात करें तो अगर हम शहर में रहते हैं तो कितने सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, कितने अच्छे रोड्स वगैरह होते हैं, पार्क की फैसिलिटीज होती है, एंटरटेनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाती है, एंटरटेनमेंट्स की भी सारे पर्पसेस मिल जाते हैं हमें, एंड हर एक चीज, हर एक फैसिलिटी बहुत अच्छे से अवेलेबल होती है। सो वैसे ही उस टाइप पे भी लोग टाउन्स में रहना पसंद करते थे, जाते थे, क्योंकि बहुत सारे एडवांटेजेस होते थे टाउन्स में क्लस्टर होने के लिए। अब जो शहर के लोग हैं ना, वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं, वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए गांव वाले लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। क्यों भाई, शहरों के अंदर क्या प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर होता है? नहीं होता। ये सारी चीज कहीं ना कहीं गाँव से ही आती है। जो शहरों के अंदर जो लोग काम करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं गाँव से ही आते हैं, सर्विसेज जो है वो गाँव से ही कहीं ना कहीं मिलती है। सो इस वजह से कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन होता है लोगों के बीच। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कार्वर है, उसे स्टोन सील बनानी है, ठीक है, तो सील क्या होती है, सील वी कैन से एक तरीके का पत्थर सा होता है, वी कैन से एक तरीके का, वी कैन से टेराकोटा का एक स्क्वायर शेप्ड होता है जिसके ऊपर कुछ कुछ लिखा होता है, दैट इज नोन एज सील। तो एक कार्वर को एक सील बनानी होती है, पत्थर की सील बनानी है, तो उसे ब्रोंज के टूल्स चाहिए ताकि वो आराम से कार्विंग कर सके। तो वो खुद से तो वो ब्रॉन्ज टूल्स नहीं ला सकता है ना, उसे रंग बिरंगे पत्थर चाहिए जिसपे वो सील्स बना सके, तो वो कहाँ से लेके आएगा? वो तो सिर्फ कार्विंग कर सकता है, उसकी स्पेशलाइजेशन तो भाई कार्विंग है, ना कि ट्रेडिंग। तो वो कहाँ से लेके आएगा? कोई और पर्सन उसके जगह अरेंज करेगा ये सारी चीज, ताकि वो अपना काम आराम से स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली कर पाए। तो यहाँ से हमें क्या देखा कि ब्रॉन्ज टूल मेकर खुद से ही मेटल्स इकट्ठा नहीं करेगा, खुद से कॉपर टिन नहीं लेके आएगा, बल्कि
जो रेगुलर सप्लाईज है जैसे कि चारकोल फ्यूल के लिए, तो ये सारे कहाँ से आएंगे, ये कोई और करेगा। सो डिविजन ऑफ लेबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क होता है किसी भी अर्बन लाइफ का। क्या होता है, डिविजन ऑफ लेबर होता है शहरों के अंदर, यानी कि हर एक पर्सन का काम तय होता है, एक ही पर्सन सारे काम नहीं करता है। फर्दर सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलती है शहरों के अंदर। क्या देखने को मिलती है भाई, सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। फ्यूल, मेटल, बहुत सारे स्टोन्स, वुड, ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी, अलग अलग जगहों से आती हैं। सिटी मैन्युफैक्चरर्स के पास कोई और लेके आता है इन सभी चीजों को, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सिटी के अंदर एक ट्रेड जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है और स्टोरेज की भी जरूरत होती है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसे सिस्टम के अंदर कुछ लोग होंगे जो कमांड करेंगे और दूसरे लोग फॉलो करेंगे। तो ऐसा ही होता है, दूसरे लोग ओबे करते हैं, एक पर्सन कमांड करता है और भी पर्सन कमांड कर सकते हैं। अर्बन इकोनॉमीज के अंदर रिकॉर्ड्स रखने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब इतने सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कभी गुड्स आ रहे हैं, कभी कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जा रहा है, अब इतने चावल आए, इतना फिर कुछ बन कर गया, तो ये सारे रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाएंगे, लिखना पड़ेगा। तो इसी वजह से अब जरूरत पड़ती थी शहरों के अंदर रिटर्न रिकॉर्ड्स रखने की। क्या भाई, रिटर्न रिकॉर्ड्स रखने की जरूरत पड़ती थी। तो आपकी बुक में एक बॉक्स गिवन है द वार्का हेड, तो उसको एक बार समझ लेते हैं। तो ये जो वुमेन का हेड आप देख पा रहे हो इस इमेज के अंदर, सो ये स्कल्प्ट करा गया था व्हाइट मार्बल की मदद से। उरूक एक शहर था मेसोपोटामिया के अंदर 3000 बीसीई से पहले। तो जो आईज और जो आईब्रोज है ना, ऐसा माना जाता है कि ये जो है लैपिस लसूली, यानी कि एक ब्लू कलर का स्टोन होता है, बहुत ज्यादा प्रेशियस स्टोन्स, उससे और शेल्स की मदद से बनाई गई थी। और बिट्यूमन जो है ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ सब्सटेंस होता है, इन सारी चीजों का यूज करके जो है ये चीजें बनाई गई होंगी। तो एक ग्रूव जो है वो यूज किया गया है ऑन द टॉप ऑफ द हेड, एंड एक ऑर्नामेंट बनाने की कोशिश करी गई है। तो ये एक वर्ल्ड फेमस पीस है स्कल्पचर का, और इसे जो है विमेन के माउथ को, चिन को हम देख सकते हैं कितना ज्यादा वी कैन से डेलिकेसी के साथ इसे बनाया गया है। एक हार्ड स्टोन की मदद से जो है इसे बनाया गया है, और ऐसा हो सकता है कि इसे कहीं दूर से ही इंपोर्ट करा गया होगा, मतलब ये जो स्टोन्स वगैरह यूज करे गए हैं, तो ऐसा माना जाता है। चीज बनाने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज मंगवाई गई होंगी, कहाँ से तो लैपिस लजूली आया होगा, कहाँ से टेराकोटा वगैरह आया होगा, कहाँ से बिट्यूमेन आया होगा, कहाँ से जो ये ऊपर का बनाया है, तो कहाँ से ये चीजें आई होंगी। तो बहुत सारी चीजें अलग अलग जगहों से इंपोर्ट करी गई होंगी। तो ये था वार्का हेड का आपका टॉपिक, द मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज। अब बहुत सारे फूड रिसोर्सेज अवेलेबल थे मेसोपोटामिया के अंदर, बल्कि मिनरल रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी होती थी। सो मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ के अंदर स्टोन्स वगैरह नहीं मिलते थे टूल्स बनाने के लिए, यानी कि जो हमारा सुमेर वाला रीजन है, सदर्न एरिया था मेसोपोटामिया का, वहां पर इनएडिकेट थी सारी चीजें, यानी कि स्टोन्स वगैरह नहीं होती थी सील्स बनाने के लिए, ज्वेल्स बनाने के लिए, वुड नहीं होती थी। इराक की डेट पाम की वुड जो है पॉपुलर, वो इतनी अच्छी नहीं होती है कार्ट व्हील्स बोट्स वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि हमने देखा था डेट पाम जो है वो फ्रूट होता था समर में, यानी कि डेट पाम अवेलेबल होता था उस एरिया के अंदर, लेकिन इसकी लकड़ी इतनी अच्छी नहीं होती है ये सारी चीजें बनाने के लिए। सो मेटल्स की भी जरूरत होती थी टूल्स बनाने के लिए, वेसल्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए। तो इन सारी चीजों को कहाँ से लाया जाता होगा, जरूर ट्रेड होता होगा, कहीं ना कहीं से इन चीजों को इंपोर्ट किया जाता होगा, बट कहाँ से किया जाता होगा। हो सकता है मेसोपोटामियंस ये सारी एबेंडेंट टेक्सटाइल्स जो उनके पास होती थी, जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस उनके पास होता था, उनको ट्रेड कर लेते होंगे वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल और दूसरे स्टोन्स के बदले, टर्की से, ईरान से, इन और अक्रॉस द गल्फ, इन रीजन से उन्हें ट्रेड करके मंगवा लेते होंगे, अपनी चीजें बेच देते होंगे और वो सारी चीजें खरीद लेते होंगे। और बाद में चल के इन रीजन्स के अंदर मिनरल रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा एबेंडेंस में हुए, लेकिन जो एग्रीकल्चर है ना, उसका स्कोप थोड़ा सा कम हो गया था। क्राफ्ट्स के अलावा ट्रेड और सर्विसेज के लिए एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मार्क होता है अर्बन डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट के लिए, अर्बन लाइफ के लिए अब ट्रांसपोर्टेशन की भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नीड होती है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, तो भाई क्या फ़ायदा, ट्रेड तो हो ही नहीं पाएगा। या फिर अगर एनिमल को बहुत ज़्यादा खाना खिलाना पड़ रहा है, तो क्या होगा, हमारी सारी कॉस्ट ट्रेडिंग के बजाय तो उसमें ही लग जाएगी।
या फिर ग्रेन या चारकोल वगैरह ये चीज़ें सिटीज़ में लेके जानी होती थी ना, तो एनिमल्स या फिर बुलक कार्ट्स का इस्तेमाल होता था। लेकिन सिटी इकोनॉमी के लिए सही नहीं होता था। सबसे ज़्यादा चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता था? पानी। ठीक है, हर जगह पानी से ही चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश की जाती थी। अब जो ये बोट्स वगैरह होती थी, इनके ऊपर लोड कैरी करके बड़े बड़े बोरे होते थे, वो ग्रेन से भर के जो है वो रिवर की मदद से लेके जाई जाती थी या विंड करंट की मदद से लेके जाई जाती थी। लेकिन एनिमल ट्रांसपोर्ट है ना, वो थोड़ा सा महंगा पड़ता था। क्यों? एनिमल्स को खिलाना पड़ता था और उसके अंदर पैसे लगते थे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा महंगा पड़ता था, एक्सपेंसिव पड़ता था। जबकि रिवर्स वगैरह में क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए होता था। रिवर करंट की मदद से जा रहा है अब हमारी बोट्स वगैरह। कैनाल्स और नेचुरल चैनल्स का यूज़ किया जाता था। ये बहुत अच्छे रूट्स होते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए लार्ज और स्मॉल सेटलमेंट्स के बीच। सो बाद में चल के हम मारी एक सिटी थी मेसोपोटामिया की, उसके बारे में पढ़ेंगे और हमें पता चलेगा कि उस टाइम पे यूफ्रेट्स नदी की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। वो वर्ल्ड रूट बन गई थी अब हमारी यूफ्रेट्स, यहाँ से ही बहुत सारा ट्रेड होता था। और हमें पता चलेगा कि भाई मारी इस यूफ्रेट्स के वर्ल्ड रूट के वजह से ही इतनी ज़्यादा प्रॉस्पर हो पाई थी। अब राइटिंग की डेवलपमेंट कैसे हुई? अब इतनी सारी सोसाइटीज़ होती थी, सभी कुछ ना कुछ बोलते थे। ठीक है, तो उन सभी की साउंड्स का कुछ ना कुछ मतलब होता था। सभी सोसाइटीज़ में अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे और वो जो बोलते थे उन साउंड का कोई ना कोई मीनिंग होता था। दो साउंड्स यूज टू कन्वे सम मीनिंग्स। ओके, सो ये वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जब हम बोल के अपनी चीज़ों को बताते हैं कि भाई ये है वो है, सो दैट इज़ नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। राइटिंग भी एक तरीके का वर्बल कम्युनिकेशन होता है, बट अलग तरीके का। जब हम बोलते हैं ना राइटिंग के बारे में या स्क्रिप्ट के बारे में, इसका क्या मतलब है? स्पोकन साउंड्स को हम विजिबल साइंस की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि जब अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, जैसे कि मैं बोल रही हूँ राइटिंग, तो राइटिंग ये मैंने बोला है और इसको मैंने विजिबल साइंस मतलब दिखने वाले साइंस के रूप में लिख दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसी चीज़ को हम राइटिंग कहते हैं। तो पुराने मेसोपोटामिया के अंदर भी, एंशिएंट मेसोपोटामिया के अंदर भी जो है राइटिंग का इस्तेमाल होता था। वो भी टैबलेट्स बनाते थे, यानी कि क्ले के बड़े बड़े स्लैब्स टाइप्स होते थे, इतने इतने बनाते थे और उनके ऊपर वो अपनी स्टोन्स की मदद से, नुकीली चीज़ों की मदद से जो है कार्विंग कर देते थे, मतलब लिख दिया करते थे। अब जो सबसे पहला मेसोपोटामियन टैबलेट था ना, वो लगभग 3200 BC के दौरान लिखा गया होगा। ठीक है, जो स्टार्टिंग में टैबलेट्स हमें देखने को मिले हैं वो लगभग 3200 BC से बिलोंग करते हैं। उनके अंदर कुछ पिक्चर लाइक साइंस हैं और कुछ नंबर्स बने हुए हैं और उनके अंदर लगभग 5000 की लिस्ट है। कुछ ऑक्शंस बने हुए हैं, फिश, ब्रेड लोव्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें बनी हुई है, लगभग 5000 की लिस्ट है। हो सकता है ये कुछ गुड्स की लिस्ट होगी जो खरीदे गए होंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूट करे गए होंगे। उरूक एक सिटी है साउथ के अंदर, उनके टेम्पल्स में ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करी गई होंगी, तो शायद से उसकी लिस्ट होगी। अब ये तो साफ जाहिर है राइटिंग जब शुरू हुई होगी जब सोसाइटी के अंदर रिकॉर्ड्स रखने की ज़रूरत पड़ी होगी। अब देखो इतने सारे डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं, अगर हम कुछ लिखे ही ना तो हम क्या इतनी सारी चीज़ें मेमोराइज कर पाएंगे? क्या हमें ये सारी चीज़ें पता होंगी कि भाई हमने इतनी चीज़ें बेची थी, इतनी चीज़ें वहाँ से आई थी? तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। तो साफ जाहिर है राइटिंग का इस्तेमाल तब लोगों ने शुरू किया होगा जब उन्हें कुछ रिकॉर्ड्स रखने की ज़रूरत पड़ी होगी कि भाई इतनी सारी ट्रांजैक्शन होती है, चलो इसके बारे में लिख देते हैं। ठीक है, तो जब जाके सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ होगा। अब मेसोपोटामियन लोग क्ले के टैबलेट्स के ऊपर लिखा करते थे। एक स्क्राइब होता था, वो क्या करता था, वो उन टैबलेट्स के ऊपर लिखा करता था। सबसे पहले गीली क्ले का एक टैबलेट बनाया जाता था। ठीक है, तो उसे पैट करा जाता था और एक साइज दिया जाता था अपने हाथ की मदद से और फिर उसे स्मूथ किया जाता था ऐसे हाथ से। ठीक है, फिर एक शार्प सी चीज़ ली जाती थी। एक रीड, एक प्लांट होता है, तो उसको एक नुकीली सी शेप दी जाती थी। ठीक है, तो वी कैन से नुकीली टाइप शेप दी जाती थी और उससे लिखा जाता था। तो उससे वेज शेप्ड साइंस बनते थे। वेज शेप्ड यानी कि नुकीले। उस स्क्रिप्ट को क्यूनिफॉर्म कहते हैं। नुकीले नुकीले साइंस बनते थे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर वो साइंस बनाने के बाद जो है उसे रख दिया जाता था। 2600 BC के आसपास लेटर्स क्यूनिफॉर्म टाइप के होते थे, यानी कि नुकीले नुकीले होते थे। ठीक है, तो वो मैं दिखाऊंगी आपको। और कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे सबसे पहले 2600 BC में? मैंने पहले भी बताया था, सुमेरियन का। राइटिंग का इस्तेमाल ना सिर्फ रिकॉर्ड्स रखने के लिए होता था, बल्कि डिक्शनरीज बनाने के लिए या फिर दूसरी लीगल वैलिडिटी
देने के लिए लैंड ट्रांसफर्स को, यानी कि भाई लैंड ट्रांसफ़र सच में हुआ था तो उसे लिखवाया दिया जाता था कि हाँ भाई ये लीगल है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है अब राइटिंग का इस्तेमाल होता था। किंग्स ने कुछ बहुत बड़े बड़े काम करे हैं, किंग्स की डीड्स को नरेट करने के लिए, मतलब बताने के लिए, आगे रिकॉर्ड्स रखने के लिए कि भाई किंग ने, उस पर्टिकुलर किंग ने ये करा था, इसने ये मंदिर बनवाया था। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए भी जो है राइटिंग का इस्तेमाल किया जाता था। किंग ने क्या क्या बदलाव करे हैं लॉज के अंदर, लैंड के लॉज के अंदर, उसके लिए भी जो है राइटिंग का इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि मतलब हर एक चीज़ के लिए ज़्यादातर अब राइटिंग का इस्तेमाल होने लग गया था। अब हमने क्या देखा कि सुमेरियन सबसे पहली लैंग्वेज थी मेसोपोटामिया की, और 2400 BC के बाद इसे अकेडियन लैंग्वेज ने रिप्लेस कर दिया था। पहले भी क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ही थी, यानी कि ऐसे नुकीले नुकीले अक्षर ही बनते थे, और बाद में भी अकेडियन लैंग्वेज जब आई तभी भी क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट ही होती थी फर्स्ट सेंचुरी CE तक, और लगभग 2000 सालों तक ये सेम लैंग्वेज का इस्तेमाल होता रहा था। अब क्यूनिफॉर्म 2 वर्ड से मिलके बनी है, 2 लैटिन वर्ड्स, क्यूनेस और फॉर्मा। क्यूनेस का मतलब होता है वेज और फॉर्मा का मतलब होता है शेप, यानी कि वेज शेप्ड, यानी कि नुकीले नुकीले अक्षरों को क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, सो दीज वर सम क्यूनिफॉर्म साइंस ऑफ मेसोपोटामियंस। तो हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि कितने ज़्यादा वीकेंड से वेज शेप्ड थे ये साइंस, ऐसे वीकेंड से थोड़ा सा वीकेंड से ऐसे नुकीलेपन का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है। दैट इज़ वाई दिस स्क्रिप्ट इज़ नोन एज क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट। सो दीज आर द टैबलेट्स ऑफ मेसोपोटामियंस। सो ये एक लैंग्वेज है जो हम तो नहीं समझ पाएंगे। अब सिस्टम ऑफ राइटिंग के बारे में समझते हैं। देखो, जो क्यूनिफॉर्म साइन की साउंड होती है ना, उसे एक सिंगल कॉन्सोनेंट या फिर वोवल की मदद से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता था। जैसे कि इंग्लिश के अंदर कोई एक साउंड होती है, हम उसे एक सिंगल अल्फ़ाबेट की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे कि MA ऐसे। लेकिन सिलेबल्स का इस्तेमाल होता था हमारे क्यूनिफॉर्म साइंस के अंदर, यानी कि हम पूरी साउंड का यूज़ करते थे, जैसे कि से, पुट, और, ला, और, इन। ठीक है, तो मतलब एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट एक साउंड रिप्रेजेंट नहीं करता था। सो हम कह सकते हैं कि मेसोपोटामियन स्क्राइब को बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ साइंस वगैरह याद करने पड़ते थे, और उसे वेट टैबलेट को भी हैंडल करना पड़ता था, उसके ऊपर लिखना होता था जब वो सूख जाए उससे पहले की। सो राइटिंग एक बहुत ज़्यादा स्किल्ड क्राफ्ट होती थी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती थी, और इसका एक इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट भी इसको माना जाता था उस टाइम पे। यानी कि जिस पर्सन को लिखना आता था, पढ़ना लिखना आता था, वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसिडर किया जाता था। वो बहुत सारे काम कर सकता था, किंग के लिए काम कर सकता था, रिकॉर्ड्स वगैरह रख सकता था। सो दैट पर्सन वॉज नोन एज वेरी इंटेलेक्चुअल वन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसे सोसाइटी के अंदर भी कंसिडर किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पे जैसे कैलीग्राफर्स होते हैं ना, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एक आर्ट होती है कैलीग्राफी करना, तो वैसे ही राइटिंग उस टाइम पे एक आर्ट होती थी। अब हम समझते हैं लिटरेसी को, यानी कि कितना पढ़ना लिखना जानते थे हमारे मेसोपोटामियन लोग, तो वो हम समझते हैं। तो मेसोपोटामियन बहुत कम ही पढ़ना लिखना जानते थे। ना सिर्फ हंड्रेड्स ऑफ साइन थे उनकी लैंग्वेजेस में, बल्कि वो कॉम्प्लेक्स भी तो इतने थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल होते थे। अगर किंग को पढ़ना लिखना आता था ना, तो वो मेक श्योर करता था कि ये चीज़ उसके इंस्क्रिप्शंस में, उसके टैबलेट्स के अंदर रिकॉर्ड करी जाती है। यानी कि वो खुद की ही इतनी बोस्टिंग्स करता था, इतनी बड़ाइयाँ करता था अपनी इंस्क्रिप्शंस के अंदर कि भाई किंग इतना महान था, उसे पढ़ना लिखना आता था। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर किसी पर्सन को पढ़ना लिखना आता है, सो वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ मानी जाती थी, और किंग को आता था तो वो और भी बड़ी चीज़ मानी जाती थी। उसे लिखवाया जाता था कि भाई उस टाइम के फलाना ढिमकाना किंग को ये चीज़ें आती थी। तो हम देख सकते हैं कि उस टाइम पे लिटरेसी कम होती थी और साइंस भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे, तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब राइटिंग के यूजेस के बारे में समझते हैं। अब सिटी लाइफ, ट्रेड और राइटिंग के बीच में एक कनेक्शन होता है। सो ये हमें एक लॉन्ग सुमेरियन एपिक से पता चला। देखो, एक किंग थे जिनका नाम था एनमार्कर। तो वो एक बहुत पुराने रूलर थे उरूक के, सबसे पहले रूलर थे उरूक के, मतलब पहले वाले टाइम पे रूलर थे। उरूक एक सिटी थी मेसोपोटामिया में। सो मेसोपोटामियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली उरूक एक सिटी थी पार एक्सीलेंस की, यानी कि बहुत ज़्यादा वी कैन से एक्सीलेंट सिटी थी, बहुत ज़्यादा वी कैन से इनॉर्मस
नॉलेज देखने को मिलती थी सिटी के अंदर, और इसे हम द सिटी कहते हैं। द हम किसे बोलते हैं, जो कोई ग्रेट पर्सन होता है, ग्रेट चीज़ होती है, उसके आगे हम द लगाते हैं। तो वो सिटी इतनी ग्रेट थी तो उसको द सिटी के नाम से जाना जाता था। अब एनमार्कर ने क्या करा, उन्हें जाना जाता है पहले ट्रेड के लिए, यानी कि सुमेर रीजन में सबसे पहला ट्रेड जो कभी हुआ था वो एनमार्कर ने ही करवाया था। अपने शुरुआती दिनों में क्या हुआ, एपिक के अकॉर्डिंगली ट्रेड के बारे में लोगों को पता नहीं होता था। अब एनमार्कर को लैपिस लजूली, जो कि एक बहुत ज़्यादा प्रेशियस स्टोन होता है, वो चाहिए था, ब्लू कलर का होता है ये, और साथ ही साथ कुछ प्रेशियस मेटल्स चाहिए थे एक सिटी के टेम्पल को ब्यूटीफाई करने के लिए। भाई सिटी के टेम्पल का तो नाम था, उन्हें अपने लिए जो है वो चीज़ें चाहिए थी। तो उन्होंने क्या करा, एक मैसेंजर भेज दिया अपना एक चीफ के पास, दूर किसी चीफ के पास, अराटा में, अराटा एक जगह है वहाँ पर, उसके चीफ के पास भेज दिया और बोला कि तुम जाओ वहाँ पर और वहाँ से जाके ये चीज़ें मेरे लिए लेके आओ। सो अब क्या हुआ, जो मैसेंजर है वो अराटा जाने की कोशिश कर रहा था, मतलब वो बहुत सारे माउंटेन्स वगैरह क्रॉस करके जैसे तैसे अराटा पहुंचा। फिर क्या हुआ, जो भी एनमार्कर ने उसे बोला था वो सब कुछ भूल गया। वो वापस से जाता है, वापस वही माउंटेन्स वगैरह दोबारा से कवर करके इतना सारा डिस्टेंस सब वो दोबारा से कवर करा, फिर पहुंचता है वो वापस एनमार्कर के पास और बोलता है कि क्या बोला था, एक बार दोबारा से बता दीजिए। तो वो वापस सुन के वापस जाता है, फिर वो वापस भूल जाता है, वो फिर एनमार्कर के पास आता है। इस बार एनमार्कर क्या करते हैं, वो एक टैबलेट लेते हैं ग्ले का अपने हाथ में और उसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिख देते हैं और उसे थमा देते हैं, बोलते हैं लो ये अराटा के रूलर को जाके दे देना। अब क्या होता है, वो वहाँ पर पहुँचता है। उन दिनों में इस एपिक के हिसाब से कोई रिटन टैबलेट नहीं होता था, लोग लिखते नहीं थे, ठीक है, कहीं पे भी। सो वो रिटन टैबलेट अब अराटा के रूलर को थमा देता है हमारा मैसेंजर, और जब वो अराटा का रूलर देखता है ना तो वो बिल्कुल चौंक जाता है, ठीक है। तो वो देखता है कि वो जो वर्ड्स है ना वो लिखे हुए हैं बिल्कुल नील्स की फॉर्म में, यानी कि बिल्कुल नुकीले नुकीले शब्द लिखे हुए हैं। सो वो फ्राउन करने लग जाता है, वो बहुत अमेजमेंट के साथ हमारे मैसेंजर की तरफ और उसके टैबलेट की तरफ देखने लग जाता है। वो टैबलेट को घूरता ही रहता है, घूरता ही रहता है, घूरता ही रहता है। तो इससे हम क्या देख पा रहे हैं कि उस टाइम पे राइटिंग बहुत सुपीरियर चीज़ होती थी। उस टाइम पे मेसोपोटामिया में किसी को जो है राइटिंग आती थी ना, तो दैट वाज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, और उसे बहुत सुपीरियर साइन माना जाता था, सुपीरियरिटी का साइन माना जाता था, खास करके अर्बन कल्चर के अंदर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड ऑल्सो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए एक नई वीडियो आते ही, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। अगर आपको मेरी ये नोट्स चाहिए तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल जिसका नाम भी इग्नाइटेड फ्यूचर है, वहाँ पर आपको सारी अपडेट्स की जानकारी मिल जाएंगी, एंड यू कैन ज्वाइन दैट चैनल फॉर नोट्स एज वेल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।